अगर पूरे तरीके से बताऊं तो इस वक्त हम मौजूद हैं बिमला जी के घर पे। जी हाँ, ये वही बिमला जी हैं जिनकी अनसुनी कहानी हमने आप सभी तक पहुंचाई थी, आप सभी तक साझा की थी। बिमला जी की कहानी को आप सभी का जो प्यार मिला है, उसके बाद आज हमने ये डिसाइड किया कि हम एक बार फिर से बिमला जी की जो अनसुनी कहानी का पार्ट 2 है वो आप सभी तक साझा करेंगे। तो बिमला जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर फिर से। और बहुत खुशी हो रही है कि आज हमें ये मौका दिया आपने कि हम आपके घर आए। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है आप लोग हमारे घर आए हैं। हमारा घर मेहमानों के लिए हमेशा खुला रहता है और आप हमारी दर्द भरी कहानी सुनने के लिए यहाँ तक पहुँचे। एक बात कहना चाहूँगी, जैसे एक पुरानी हिंदी फिल्म का सॉन्ग है, दास्तां हमने जो अपनी सुनाई आप क्यों रोए। तो आप लोगों की आंखों में उस दिन जो मैंने आंसू देखे थे, मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी आगे। तो इसके लिए भी माफ़ी चाहूँगी कि मेरी वजह से आप लोगों को रोना पड़ा। तो खैर, ज़िंदगी है, चलता रहता है। चलिए, ये सारी बातें आज होती रहेंगी। आपने अपने बेटे का जिक्र किया था हमारे साथ। आपके बेटे का क्या नाम है, आप कैमरा में बताएंगे? जी, मेरे बेटे का नाम रुद्रांश है। जी। वो 9+ है इस टाइम। जी। तो अगर आप चाहें तो उसको ले सकते, कैमरे में देख सकते हैं। जी। बहुत जल्द हम रुद्रांश को आप सभी तक साझा करेंगे, उसे आप सभी के सामने लाएंगे। रुद्रांश बिमला जी का छोटा बेटा है और रुद्रांश एक बीमारी से ग्रस्त है, जैसा कि बिमला जी ने पहले भी बताया था। रुद्रांश बहुत ही होनहार बच्चा है और स्टडीज़ में बहुत ही अच्छा करता है। आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि बिमला जी आज जिस मनोस्थिति से गुजर रही हैं, शायद वो हम सभी के लिए सुनना काफ़ी मुश्किल है। बिमला जी, मैं आपसे आज एक सवाल करना चाहता हूँ जो शायद पिछली बार मैं नहीं कर पाया था। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपकी शादी को 13 साल हो चुके हैं, लगभग लगभग 14 साल। 14 साल हो चुके हैं। इसके दौरान जब रुद्रांश आपकी ज़िंदगी में नहीं था, तब का समय कैसा था? जी, समय अच्छा था, मतलब स्ट्रगल तो उस टाइम भी थी, जैसे जी। मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि जब मेरा बड़ा बेटा 17 डेज का था, काव्यांश, तब हमें ज्वाइन करना पड़ा था गांधरबल डिस्ट्रिक्ट में। जी। तो बहुत सारी, क्योंकि बिना सैलरी के एक नई जगह पे जाना एक छोटे बच्चे के साथ, तो वो वाली मुश्किलें भी थी। जी। लेकिन उन मुश्किलों का एक हल दिखाई देता था, मतलब घबराए नहीं थे कभी। और जैसे मैंने कहा, वहाँ के लोगों का बड़ा सपोर्ट रहा हमें। तो मुश्किल तो वो दिन भी थे, हमने बहुत सारे दिन ऐसे भी निकाले जब मैं, मतलब बच्चा 17 डेज का था, मुझे सर्जरी थी, तो सिर्फ खिचड़ी खा के हमने कुछ दिन बिताए हुए हैं। तो मगर कभी स्ट्रेस में नहीं आए थे। कभी स्ट्रेस में नहीं आए थे? मेंटली कभी स्ट्रेस फील हुआ ही नहीं? नहीं हुआ था। लेकिन जब रुद्रांश के बाद ये हमें पता चला, तो किसी भी माँ के लिए, किसी भी पेरेंट्स के लिए ये बहुत मुश्किल होता है कि उसके बच्चों के, उनकी आंखों के सामने उनके बच्चों के साथ ऐसा हो और वो थोड़े मतलब बेबस हों, पूरी तरह से कुछ नहीं कर पाए। तो इससे मुझे स्ट्रेस भी हुआ। और जम्मू में बड़े मशहूर साइकोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर मनमीत सिंह, जी। मैंने उनसे अपना कुछ ट्रीटमेंट भी थोड़ी देर करवाया था, क्योंकि मुझे फील होने लग गया था कि मुझे स्ट्रेस हावी हो रहा है। तो ज़्यादा देर मैंने दवाइयाँ नहीं खाई, मतलब खुद फिर बस अपने को बिजी कर दिया कामों में। बट मैंने थोड़ी देर इलाज भी करवाया अपना। बिमला जी, पहला सवाल ये कि जिस वक्त आपको ये पता चला कि आपकी ज़िंदगी में एक और मेहमान, नन्हा मेहमान आने वाला है, वो वक्त कैसा था? जी, वो बहुत खुशी का वक्त था, क्योंकि हमारी ज़िंदगी एक बेटी की कमी थी, तो हम चाहते थे एक बेटी हो। लेकिन मेरी बेटी को लगता है कि मुझे नहीं चाहते थे। ऐसा नहीं है कि बेटी चाहते थे, लेकिन जब बेटा हुआ तो रब की मर्जी समझकर जी। इसे हमने वैसा ही प्यार दिया। और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि शायद हम बहुत स्पेशल लोग हैं। स्ट्रेस तो है ज़िंदगी में, लेकिन जब मैं बहुत परेशान थी, यहाँ भी कहना चाहूँगी, हमारी पड़ोसी है साइमा, उसका नाम है, छोटी लड़की, तब शादी हो गई 2 साल पहले। जब मुझे ये पता चला था, जब इसके प्रॉब्लम के बारे में, तो मैं बहुत रोती थी उन दिनों। तो उसने मुझे एक बात कही थी, वो एज में मुझसे छोटी थी, फिर भी उसकी बात मुझे अंदर तक लग गई और मैंने उसको फॉलो किया। उसने कहा कि आप स्पेशल लोग हो,
रब ने आपको सजा नहीं दी, आपकी परीक्षा ली है। तो मैं यही समझती हूँ कि हम कोई भी काम किसी को तब देते हैं जब हमें लगता है कि वो उस काम के काबिल है, वो जी। बोझ उठा सकता है। शायद रब को लगता है कि मैं बोझ उठाने के काबिल हूँ, इसलिए उसने मुझे इतना प्यारा बेटा दिया। तो आगे रब की मर्जी है। मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद भगवान ने आपको ये नन्हा फरिश्ता जिसके जो है शोल्डर्स पर ये पंख सवार हैं, ये इसलिए दिया क्योंकि वो आपको इस लायक समझते थे। उन्होंने एक आशीर्वाद आपको ये दिया। मुझे यही लगता है, मैं उसकी बीमारी को एक बोझ नहीं समझती हूँ। मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गई उसके बाद। जी। और मतलब मुझे लगता है कि रब मुझे सुनता है, मेरी दुआओं को सुनता है, और एक दिन मेरे बेटे की लाइफ में चमत्कार जरूर होगा। और जरूर उस दिन होगा। कवर करने आएंगे आप लोग। बिल्कुल जरूर आएंगे हम, बिल्कुल जरूर आएंगे। और विमला जी, वो वक्त कैसा था जब रुद्रांश के आने के बाद, जब पहली दफा आपको ये मालूम हुआ कि रुद्रांश एक बीमारी से ग्रस्त है? जी, जब ये 3.5 साल का था तो मुझे थोड़ा सा, हमारी पड़ोसी एक लड़की थी, इसी की एज की थी, 6 महीने छोटी थी इससे। तो ये सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे जब दोनों, तो वो तेजी से चढ़ गई, तो ये नहीं चढ़ पाया। तो मुझे लगा कि शायद ये कमजोर है, हालांकि अक्सर कहा जाता है कि लड़कियां जो होती हैं बचपन में तेज होती हैं लड़कों से, जी तो कहीं ना कहीं वो भी एक बिल्कुल, सवाल मेरे पैदा करता हस्बैंड था। ने यही कहा जब मैंने इनको कहा, कि उन्होंने कहा लड़कियां तेज होती हैं इसलिए वो जल्दी चढ़ गई। तो ये अब मैंने बिना डॉक्टर को दिखाए इसको कैल्शियम वगैरह दे दिया। हालांकि मैं आपको दिखाऊंगी, मेरे कैमरे में होगी इसकी बचपन की फोटो। बहुत मोटा था, पहलवान कहते थे इसको, काफी हेल्दी था ये, लेकिन मुझे लगा शायद अंदरूनी कोई कमजोरी होगी, तो हमने कैल्शियम वगैरह दिया। फिर हम एक शादी में गए थे, कश्मीर में ही एक गांव में शादी में गए थे। जी। वहाँ सारे बच्चे एक साथ खेल रहे थे, ऐसे अदरवाइज उसको नहीं फील होता था कि इसको कुछ मतलब थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। वहाँ सारे बच्चे खेल रहे थे तो ये भी उनके साथ खेल रहा था, ये उनसे थोड़ा डिफरेंट चल रहा था। तो हमारे वही पड़ोसी लड़की साइमा, मैं हमेशा कहूँगी हमारी जिंदगी में वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं। जी। उसने कहा मैम ये थोड़ा डिफरेंट चल रहा है उन लोगों से। उसी वक्त हम डॉक्टर के पास गए, और मुझे लगा, हम मेरे एक कोलीग हैं, उनका बेटा था चाइल्ड स्पेशलिस्ट, तो हम जी। उनके पास गए। मुझे लगा यार किसी और डॉक्टर को दिखाएंगे शायद कोई बहम डाल देगा, ये है वो है, तो वो अपने हैं। लेकिन जब वहाँ गए तो उन्होंने चेक वगैरह किया, दिखाया, तो उसके बाद उन्होंने कहा आप सोरा जो इंस्टीट्यूट है कश्मीर में, तो वहाँ लाइए आप कल। तो हम वहाँ लेके गए, तो बस उस दिन के 7 मार्च था, उस दिन बहुत बर्फबारी हो रही थी कश्मीर में, मुझे याद है वो दिन, 7 मार्च 1997। तो हम बर्फ में ही गए थे हॉस्पिटल, चेक करवाया, तो उसके बाद आज तक बस दौड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं। वो बर्फबारी और तूफान आज भी है। उसके बाद से बस मतलब कोई जगह नहीं छोड़ी, दिल्ली, चंडीगढ़। जब टेस्ट पॉजिटिव निकले तो उसके बाद जब पता चला तो फिर अब तो रूटीन चेकअप वगैरह। सोलन में एक हॉस्पिटल है हिमाचल में, IMD, आप चेक कर सकते हैं उस पे, उसको, उसमें इसकी बचपन की ज़रूर फोटोज होंगी, जब छोटा था ये। जी। डॉक्टर भी हैरान होते थे क्योंकि इसको सिम्टम नज़र नहीं आते थे, ये बहुत हेल्दी था अच्छे से। वहाँ डॉक्टर्स को लगता था, मुझे डॉक्टर्स बोलते थे कि आप यहाँ ट्रेनर हो क्या हॉस्पिटल? तो मैं कहती मैं ट्रेनर नहीं हूँ, मैं भी बाकी लोगों की तरह वैसी ही हूँ, बच्चे को लेकर आई हूँ, लेकिन अब पिछले 2 सालों से इसको पूरी तरह से सिम्टम्स आ चुके हैं। जी। तो बिमला जी, ये जो बर्फबारी पिछले कुछ सालों से, पिछले 9-10 सालों से आपकी ज़िंदगी में चल रही है, अपने बेटे के लिए क्या बयां करेंगे? कुछ लिखा है आपने? आपको लिखने का शौक है, मुझे ये मालूम है, और आपकी कविताएं अक्सर मैं आपके फेसबुक अकाउंट पर चेकआउट की है मैंने। आपकी कविताएं जो हैं, जो दुख आपके दिल में होता है वो आप अपनी कविताओं के ज़रिए बाहर निकालती हैं, साझा करती हैं, ये मैंने अक्सर देखा है। तो आज क्या अपने रुद्रांश के लिए, अपने जिगर के टुकड़े के लिए क्या लिखा है आपने? जी, आपका बहुत बहुत थैंक्स। मेरी कविताएं बहुत सारे न्यूज़पेपर्स में छपती रही हैं। अभी पिछले महीने राजस्थान की एक पत्रिका में छपी हैं, जो जम्मू कश्मीर का जो गवर्नमेंट की मैगजीन है आर्ट एंड लिटरेचर, उसमें भी मेरी कविताएं छपी हैं। लेकिन मौके बहुत मिलते हैं, बहुत सारे राइटर्स, नाम लेना चाहूँगी, कश्मीर से निदा नवाज सर हैं, जम्मू से शेख मोहम्मद कल्याण जी हैं, डॉक्टर आदर्श प्रकाश जी हैं, चंचल डोगरा जी हैं, जी। वो मेरे गुरु हैं इसमें। अच्छा, चंचल जी आपकी गुरु रह चुकी हैं? हाँ, मतलब कि वो मेरी टीचर भी हैं, उनके साथ मैंने बड़े सारे प्रोग्राम्स भी किए हैं, जी। तो इसलिए मैं उनको अपना गुरु मानती हूँ। क्योंकि चंचल जी का जो आर्ट है वो पूरी जम्मू कश्मीर में एक अलग आर्ट है। उनके अंदर का जो दर्द है वो अपनी कविताओं के जरिए निकालती हैं, और जो है दुनिया को मदहोश कर देती हैं। पिछले टाइम एक
ये जब दिवस था तो तब एक महिला कवि गोष्ठी हुई थी हमारी इंटरनेशनल लेवल की। जी चंचल डोगरा मैम ने उसको होस्ट किया था, तो उसमें मुझे भी किस्मत से साथ मिला था अपनी कविता जी पढ़ने का। तो एक कविता जो मैंने लिखी कि एक जिस तरह एक राइटर होता है, एक कवि होता है, वो कविता को जब जन्म देता है, एक नई कविता बनती है, जी तो सुनने वालों के लिए शायद वो एक कविता होती है, कुछ शब्द होते हैं, लेकिन उस कविता का जन्म कैसे होता है, उस पर ये कविता है। कविता का नाम है कविता का जन्म, और ये मेरे बेटे के लिए मैंने डेडिकेट करी हुई है। हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, घोड़े बेचकर सोती हूँ, पर सच कुछ और है। हर रात मैं गहरी नींद में होती हूँ, घोड़े बेचकर सोती हूँ, पर सच कुछ और है। मैं अंगारों के बिस्तर पर जलती चिता ओढ़े होती हूँ, मैं अंगारों में बिस्तर पर जलती चिता ओढ़े होती हूँ। चारपाई की रस्सियाँ जकड़ी रहती हैं मेरे विवेक को, चारपाई की रस्सियाँ जकड़े रहती हैं मेरे विवेक को, जो कीलों से जकड़ा रहता है सलीब पर जशु। चारपाई की रस्सियाँ जकड़े रहती हैं मेरे विवेक को, जो कीलों से जकड़ा रहता है सलीब पर जशु। डरावने भविष्य के बिच्छू नुमा तकिए रात भर डसते हैं, डरावने भविष्य के बिच्छू नुमा तकिए रात भर डसते हैं, एक भोगे हुए डर के विष दंत से करवट करवट मरती हूँ। स्वयं की लाश को उठाए दुनियावी शमशान में चलती हूँ, स्वयं की लाश को उठाए दुनियावी शमशान में चलती हूँ। पसीने से तरबतर घबराकर जब आंखें खोलती हूँ, पसीने से तरबतर घबराकर जब आंखें खोलती हूँ, तो मेरे पास गहरी निद्रा में सोया मिलता है मुझे प्यासा सा मेरा ही अक्स। पसीने से तरबतर घबराकर जब आंखें खोलती हूँ, तो मेरे पास गहरी निद्रा में सोया मिलता है मुझे प्यारा सा मेरा ही अक्स। उसके चेहरे पर खेलती मासूमियत को देखकर, उसके चेहरे पर खेलती मासूमियत को देखकर बेबसी के बादल और भी गहरा जाते हैं। यूं किसी विशाल मरुस्थल में तपती दोपहर में गर्म रेत पर नंगे पांव अपने प्यासे बच्चे के लिए पानी तलाशती हो कोई माँ। यूं किसी विशाल मरुस्थल में तपती दोपहर में गर्म रेत पर नंगे पैर अपने प्यासे बच्चे के लिए पानी तलाशती हो कोई माँ। और फिर आरंभ होती है रूह की प्रसव पीड़ा। एक तो जिस्म की प्रसव पीड़ा होती है, और फिर आरंभ होती है रूह की प्रसव पीड़ा। तब समय का डॉक्टर बेबसी पीड़ा छटपटाहट दर्द के अनेकों इंजेक्शन ठोक जाता है। पूरी रात कट जाती है उसी पीड़ा में, पूरी रात कट जाती है उसी पीड़ा में। फिर सुबह एक कविता का जन्म होता है, फिर सुबह एक कविता का जन्म होता है। धन्यवाद। बिमला जी, बहुत अच्छा लिखती हैं आप। इस वक्त मैं खुद इमोशनल हो गया हूँ। पिछली बार भी आपकी कविता ने और जो दर्द आप बयां करती हैं वो दिल को छू जाता है। काश काश मेरे हाथ में कुछ होता तो मैं झड़ी घुमाकर रुद्रांश को ठीक कर देता। जी, मैं यहाँ कहना चाहूँगी, कहते दुआओं में बहुत असर होता है। जी आपके चैनल को सुनने वाले सभी लोगों से प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, अपनी दुआओं में याद रखें। रब दुआएं सुनता है, और मेरे बेटे के लिए की गई दुआएं रब सुनेगा, जरूर सुनेगा। बिमला जी, जिन दर्शकों ने आपको आपकी कहानी को इतना प्यार दिया था द अनटोल्ड स्टोरी के पार्ट 2 में, और तभी आज यहाँ पर भी आए हैं आपकी कहानी को थोड़ा और गौर करके दिखाने के लिए, उन सभी को क्या कहना चाहेंगी?
जी, उनसे जैसे मैंने पहले ही कहा कि वो मेरे लिए दुआ करें, और ऐसे लोगों के लिए मैं अकेली नहीं हूँ इस दुनिया में। जब मैं पहली बार, मैं यहाँ कहना चाहूँगी, जब मुझे ये पता चला था, मैं पूरी तरह से एक तरह से पागल हो गई थी। जी। कोई भी मुझे बोलता था वहाँ कोई डॉक्टर है, तो मैं बिना सोचे समझे फ़ोन कर देती थी, चल पड़ती थी। और उस दौरान ही मुझे किसी ने, हमारे पड़ोसी ही हैं, मैं कहूँगी कश्मीर में, उन्होंने मुझे सोलन का वो नंबर ला के दिया था। इससे पहले जब भी मैं किसी को फ़ोन करती थी, तो जब वहाँ से नेगेटिव रिस्पॉन्स आता था, तो एक बार मैं एक डॉक्टर से लड़ भी पड़ी थी कि आप कैसे कह सकते हो, आप इतने नेगेटिव कैसे हो किसी चीज़ को लेकर। तो उन्होंने कहा कि जब हमारे पास कुछ नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं। सोलन में जब मैंने पहली बार फ़ोन किया, तो उन्होंने कहा मैम अब दुनिया में अकेले नहीं हो, अब यहाँ आके एक बार देखो, यहाँ इतने लोग हैं, तो आपको लगेगा कि आपका दर्द वैसा दर्द नहीं है। तो मैं सच में जब वहाँ गई, मैंने देखा कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जिनके अगर 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तीनों को ये प्रॉब्लम है। इस मामले में मैं खुशकिस्मत समझती हूँ और रब का धन्यवाद करती हूँ कि मेरा एक बेटा ठीक है, दूसरे बेटे को भी अभी तक मतलब बहुत अच्छे से वो कर रहा था सर्वाइव। उन लोगों के लिए सोचती हूँ जिनके 2 या 3 बच्चे इसी कंडीशन में होंगे, उन पेरेंट्स का जीना क्या है, वो कैसे जी सकते हैं, ना तो वो मरने के लिए रहे ना जीने के लिए। तो ऐसे लोगों के लिए आप दुआ करें कि उनकी परीक्षाएं कम हों, और आपके माध्यम से अपने जो पीएम हैं हमारे कंट्री के, नरेंद्र मोदी जी, इनसे भी कहना चाहूँगी कि अपने देश में इसका कुछ इलाज लाया जाए। एक डाटा के मुताबिक हर साल इस बीमारी से 4000 बच्चे पैदा होते हैं। तो मतलब वो पेरेंट्स, अगर आप उन पेरेंट्स से जाके मिलें, वो उम्र से पहले ही बूढ़े हो गए। जी। तो रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस बीमारी का कोई इलाज ढूंढा जाए अपने, क्योंकि अगर इसका कुछ थोड़ा बहुत एक्सरसाइज या थेरेपी वगैरह है भी तो इतनी महंगी है, और कुछ लोग कि नॉर्मल इंसान इसे अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो और एक चीज़ कहना चाहूँगी जो मैंने अक्सर देखा, हमारे यहाँ हॉस्पिटल्स में रैंप बने होते हैं ऐसे बच्चों के लिए, जी। बट वो रैंप इस तरह से बनाए होते हैं इंजीनियर्स ने कि व्हील चेयर तो छोड़िए, सिंपल इंसान अगर उस पर चढ़ना चाहे तो नहीं चढ़ सकता। बहुत सारे ऐसे पार्क्स हैं जहाँ रैंप्स नहीं होते, ऐसे बच्चों का भी मन करता है कि वो पार्क में जाएं, कैसे जा पाएंगे। कम से कम रैंप बनने चाहिए वहाँ पे। जो स्कूल्स हैं, हालांकि ये हाई कोर्ट का एक ऑर्डर है, स्कूल के अंदर रैंप बनने चाहिए, बट बहुत सारी स्ट्रगल करनी पड़ती है पेरेंट्स को। बहुत सारे स्कूल ऐसे बच्चों को लेते ही नहीं है कि उनको परेशानी होती है। तो यहाँ मैं थैंक्स फिर से कहूँगी अपने उस स्कूल का, जिसका नाम हैट्रिक पब्लिक स्कूल गांदरबल है। उन्होंने मेरे बच्चे को बहुत सपोर्ट किया था, उठा के क्लास में ले जाना आना, पूरा दिन ख्याल रखना, लंच बॉक्स तक इसका खोलना। तो अगर हर जगह जैसे एयरपोर्ट्स होती हैं, बसेस, हमें आज, मैं क्यों इसको सोलन लेके नहीं जा पा रही हूँ 2 साल से, क्योंकि अब इसको उठाने में परेशानी होती है, बसेस में मैं इसको नहीं चढ़ा पाती अब। तो हमारे जो बस स्टैंड है इंडिया के या कुछ, उन पे ना रैंप्स है ना कुछ है, तो ऐसे बच्चों के लिए बहुत मुश्किल आती है। रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सभी लोगों से कि प्लीज़ जब भी आप कुछ बनाते हैं, कोई पार्क बनता है, कोई हॉस्पिटल बनता है, इवन के कोई रेस्टोरेंट बनता है, क्योंकि ऐसे लोग हमारी ज़िंदगी का एक हिस्सा है, उनको हम सोशल लाइफ से कट नहीं कर सकते हैं। ऐसे लोगों के लिए इस तरह की फैसिलिटीज बनाई जाए। जबकि हमारे समाज में देखा जा रहा है कि जो लोग विकलांग हैं या स्पेशली एबल्ड हैं, उनके लिए कुछ खास प्रावधान नहीं किया जाता है। तो वो ज़रूर किया जाना चाहिए, और ताकि ये बच्चे भी बाहर फ्रीली जाके, बच्चे नहीं बड़े लोग हैं इसमें, जाके अच्छे से वो भी घूम सके, वो भी सोशल लाइफ का एक हिस्सा बने रहे, वो कट ऑफ नहीं हो जाए, क्योंकि कट ऑफ होने से फिर वो डिप्रेशन में जा सकते हैं। बिमला जी, एक सवाल जो यहाँ मेरे जहन में आ रहा है, शायद कुछ दिनों से मेरे भी दिमाग में, और जो मेरी पूरी टीम है उन सब के दिमाग में भी यही चल रहा है, और हम सब, हमारी जो रूह है वो कहीं ना कहीं काम गई थी आपकी जो है कहानी सुनकर। मेरे जहन में ये आ रहा है कि आपने अभी रुद्रांश के लिए क्या सोचा है, आगे उसकी पढ़ाई का क्या सोचा है। और जी मैं जानता हूँ ये काफी मुश्किल है आपके लिए बयां करना, पर मैं चाहता हूँ कि आप आवाम के साथ ये साझा करें। जी थैंक्स, आप हमारे दर्द को समझते हैं। यहाँ मैं जैसे कहना चाहूँगी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे हाथ में इतना है
कि एक तो हम रब से दुआएं मांगे और दूसरा उसको फैसिलिटी दे पाए यहाँ पे जो जी। भी है। तो हमने अपना घर, आपने देखा होगा, बिल्कुल प्लेन है, प्लेन बनाया हुआ है, कोई सीढ़ियाँ नहीं है सीढ़ी इसमें। कोशिश करी है कि नहीं, तब तो इसकी कंडीशन इतनी बुरी नहीं थी। तो आज इसकी कंडीशन अब ऐसी हुई है कि इसको, इसमें भी दिक्कत आती है, ये दरवाज़ा नहीं चल सकता, बाहर नहीं आ सकता, खुद वॉशरूम नहीं जा सकता है। तो हमारी पूरी की पूरी जो उम्मीद है अब इस ट्रांसफ़र पॉलिसी पर अटकी हुई है। हमारी ट्रांसफ़र, देखिए जब हम रेंट के घर में रहते हैं तो रेंट का घर मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं बना होगा, जी। हमें घर चेंज करने पड़ते हैं। जैसे हमारा जो अभी का घर है गांधरबल का, जहाँ हम रेंट पे रह रहे हैं, वो पिछले साल ही हमें चेंज करना पड़ा था। तो वो बहुत ऊंचा नीचा है, ये जी। कभी बाहर नहीं आया उस घर से, गिरा जी। भी था वहाँ एक बार। तो हम अगर ट्रांसफ़र पॉलिसी बनती है तो कम से कम हम एक जगह जैसे रहते हैं उस घर को इसकी फैसिलिटी के अकॉर्डिंग बना सकते जी। हैं, रैंप बना सकते हैं, उस तरीके से मोल्ड कर सकते हैं जिस तरीके से इसको चलने में मुश्किल ना हो। मुश्किल ना आए। क्योंकि मैं कभी नहीं चाहती थी कि एक व्हील चेयर का सहारा ले। मैंने एक कहानी जो मानव मंदिर नाम से लिखी है, क्योंकि जो सोलन का हॉस्पिटल है, मैं कहूँगी उसका नाम मानव मंदिर है। जो लिखा है मैं चाहता हूँ आप साझा करें। बिल्कुल। तो वो कहानी जब मैं वहाँ गई थी, बड़ी इंस्पायर हुई थी उन लोगों से, मुझे जीने का, क्योंकि मैं टूट गई थी तब, तो जीने का एक सहारा मिला था। जो मैम है संजना गोयल मैम, आप, मैंने कहा आप कोई भी लोग यूट्यूब पे जाके, गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं, IAMG नाम से उनकी संस्था है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। बहुत बड़ा हॉस्पिटल उन्होंने बनाया, चैरिटेबल हॉस्पिटल। तो वो संजना मैम, उनके ब्रदर थे, दो, एक ब्रदर की डेथ हो गई पिछले साल, वो ऐसी ही बीमारी से ग्रस्त हैं। और इतने, मैं कहूँगी मोटिवेशनल पीपल हैं, इतना, मतलब व्हील चेयर पर बैठ कर उन्होंने 8 मंजिली हॉस्पिटल बनाया वो ऐसे बच्चों के लिए। और वो हॉस्पिटल है, उसमें पूरी तरह से रैंप, कहीं पर भी आप चले जा सकते हो व्हील चेयर पर बैठ के, पूरे हॉस्पिटल में कहीं भी घूम सकते हो, ऐसे बच्चों की फैसिलिटी के लिए उन्होंने बनाया। तो वहाँ उन्होंने जब ये पहली बार मैंने उस कहानी में जिक्र किया कि मैंने जब सुना मानव मंदिर, आज तक मैंने विष्णु मंदिर सुना हुआ था, राम मंदिर सुना था, शिवजी मंदिर सुना था, मानव मंदिर। ये मानव मंदिर क्या है? तो जब मैं वहाँ गई तो वो हॉस्पिटल, उन्होंने हॉस्पिटल का नाम ही रखा है मानव मंदिर, यानी कि मानवों का मंदिर है। वहाँ का हर एक जो एम्प्लॉय था बच्चों से इतना प्यार करता था। वहाँ बड़े लोग भी आते हैं, बड़े लोगों को भी ये प्रॉब्लम है, तो इतने अच्छे से केयर करते हैं वो लोग। सच में वो अपनी कहानी के अकॉर्डिंग, अपने नाम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही था, मानव का मंदिर था। तो पूरी स्टोरी मैंने उसमें कवर की हुई है, वो कि किस तरह से संजना मैम को पता चला था कि वो, उसको ये प्रॉब्लम है, किस तरह उनके भाई को, उनको भी है, उनको भी है, वो 3 भाई बहन हैं, और तीनों इस मतलब बीमारी से टोटल ग्रस्त 7 हैं। भाई बहन जी। है, वो 3 भाई बहन इसी प्रॉब्लम से ग्रस्त है। उनको तो राष्ट्रपति से अवार्ड भी मिल चुका है। जी। तो वो, मैं बड़ी इंस्पायर हुई थी उनसे। तो उसके बाद मैंने ये कहानी लिखी थी, उनकी पूरी स्टोरी मैंने कवर की हुई है उसमें, और थोड़ी सी अपनी स्टोरी भी डाली है उनकी कवर करके, किस तरह से वो, उनको पता चला इस बीमारी से, इस डिप्रेशन से बाहर निकली और किस तरह वो यहाँ मानव मंदिर तक पहुँची। तो मैं अपने दर्शकों के लिए चाहती हूँ कि मैं अपनी फेसबुक वॉल पर वो दोबारा से स्टोरी डालूंगी, ताकि वो लोग अगर पीछे जाके वो देख सकते हैं तो ज़रूर उनको मैं लिंक डाल दूंगी, तो वो स्टोरी को पूरा पढ़ तो विमला जी, मुझे लगता है कि वो वक्त आ चुका है जब रुद्रांश को आवाम के सामने लाना चाहिए। रुद्रांश, तो आप सभी के सामने है रुद्रांश। रुद्रांश, कैमरा में हाई कर दो, बोलोगे कुछ? हाँ, नाम बताओ अपना। रुद्रांश राव। रुद्रांश, ओके। रुद्रांश कौन सी क्लास में पढ़ता है अभी? 4th। और स्कूल जाना भी अच्छा लगता है रुद्रांश को? मैंने सुना रुद्रांश जो है वो स्टडीज में बहुत अच्छा है। स्कूल जाना अच्छा लगता है? हाँ। अभी कितने टाइम से स्कूल नहीं गई हो? 6 महीने से। 6 महीने से। तो अब स्कूल जाना चाहते हो? जाना चाहते हो? हाँ। जाना चाहते हो। तो मम्मा को क्या बोलना चाहोगे? कैमरा में देखो, मम्मा आपके लिए रो रही थी, है ना? रो रही थी, तो मम्मा को क्या बोलना चाहते हो? मम्मा की तरफ देखो, क्या बोलोगे मम्मा को? बोलो, क्या बोलना? मम्मा से प्यार करते हो ना आप? हाँ। कितना करते हो? करके दिखा दो, ऐसे करके दिखा दो, कितना सारा? ऐसे करके कितना? बहुत सारा ना। तो मम्मा रोती है तो मम्मा को क्या बोलोगे? मम्मा को ये मैं
मेरा ब्रेव बॉय, ये रोने नहीं देता मम्मा। रोने नहीं देता है। बोलोगे कुछ मम्मा को? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। मम्मा रोती है अच्छा लगता है? नहीं नहीं लगता है ना? फिर क्या बोलोगे? मम्मा मत रोया करो। हाँ हाँ। तो रुद्रांश है, रुद्रांश बहुत ही शाय है। जिस वक्त मैं यहाँ पर आया, मैंने ये नोटिस किया कि रुद्रांश हमसे अंदर ही अंदर बात करना चाहता है, बट कहीं ना कहीं उसके अंदर एक हिचकिचाहट होती है हमेशा। रुद्रांश अभी भी जब मेरे पास यहाँ पर बैठा था, तब भी मैंने ये चीज़ नोटिस की कि रुद्रांश हमसे बात करना चाहता है, पर कहीं ना कहीं उसकी हिचकिचाहट है। ये शायद हमारे समाज की बदकिस्मती है कि जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो कहीं ना कहीं हम सब के बीच में भी रहकर अकेला फील करते हैं। हमें खुद को हमारा एक पार्ट नहीं समझते हैं, सोसाइटी का एक पार्ट नहीं समझते हैं। तो मेरी आप सभी से ये दरख्वास्त है कि हमें एक ऐसे समाज को सशक्त करना है और एक ऐसे समाज का की नियुक्ति करनी है जहाँ पर स्पेशली एबल्ड जो लोग हैं उन्हें एक कमी के साथ ना देखा जाए, जबकि उन्हें जो है एक अच्छी नज़र से देखा जाए, जिसमें जो है उनकी एक स्पेशल जगह हो। तो मैं यहाँ कहना चाहूंगी जी इसको, जो आप सब ये खुल के बात करेगा, जी, इसको गाड़ियों का बहुत शौक है। गाड़ियों का बहुत शौक है। मतलब आप इसे कोई भी क्वेश्चन पूछेंगे, हर तरह की गाड़ी के बारे में इसको पता नॉलेज है। मतलब जैसे बाहर कोई गाड़ी जा रही है, उसकी हॉर्न की आवाज सुन के ये पहचान जाता है। रुद्रांश, कौन सी फेवरेट कार कौन सी है आपकी? थार थार पसंद है। थार कौन सी, नए मॉडल वाली पुराने मॉडल वाली? नई वाली नई वाली। ओके, क्या प्राइस है उसका नई वाली का? 20 लाख 20 लाख, टॉप मॉडल 20 लाख का है। रुद्रांश को ये पता है। और रुद्रांश, बाइक कौन सी पसंद है? Z1000 Z1000 के प्राइस कितना है अभी? एक्चुअल प्राइस 11 लाख 11 लाख। ओके, तो उसमें ऐसा क्या है, अगर 11 लाख की बाइक लेनी है तो कार भी तो ले सकता है कोई, बाइक ही क्यों? बाइक मुझे ज़्यादा पसंद है कार से। अच्छा, बाइक ज़्यादा पसंद है कार से। ओके, तो ये रेसिंग बाइक है या स्पोर्ट्स बाइक है? रेसिंग बाइक। रेसिंग बाइक। तो और कुछ कौन सी कार जो है लग्जरी ब्रांड्स में कौन सी कार पसंद है? रोल्स रॉयस। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं किस तरीके से रुद्रांश की जो जुबान है वो खुल चुकी है और रुद्रांश हम तक साझा कर रहा है उसका जो इंटरेस्ट है। तो देख सकते हैं आप, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जैसे कि मैंने पहले भी बताया, हमें एक ऐसे समाज का गठन करना है जहाँ पे जो स्पेशली एबल्ड लोग हैं वो अपनी जगह, अपनी इम्पोर्टेंस समझ सकें।